मुंबई, जहां एक तरफ आस्था और वो सब लोग निकल चुके थे पेरिस जाने के लिए, वही दूसरी तरफ दुबई से हर्ष ओबरॉय भी निकल चुका था पेरिस जाने के लिए, और अपने साथ ईशा मेहरा को भी लेकर, जो मुंबई से ही आस्था के ही फ्लाइट में थी। पर वो कहाँ जानती थी, आज इस फ्लाइट में हर्ष की वाइफ भी उसके साथ ही थी। क्या पता चलेगा उसे हर्ष की शादी हो चुकी है। दोनों भी जिस मंजिल पर वो चले जा रहे थे, जहां किसी को भी अपना आने वाले कल क्या होगा ये पता नहीं था। ईशा मेहरा ये भी एक मॉडल ही थी, पर वो सिर्फ अपने ही कंपनी के लिए काम किया करती थी। वही आस्था आज पहली बार पेरिस भी और इस फैशन वीक में भाग ले रही थी। जो उसका सपना था माई3 का, आज इस तरह के फंक्शन में भाग लेना, वो भी प्रदेश जाकर, ये पहली बार था। नहीं तो विरपाट में वो कॉलेज के बहुत सारे फंक्शन अटेंड कर चुकी थी, जिसमें वो सबकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी रही थी और विनर भी। पर कल की आने वाली बात अलग थी। वो कल्याणी से बात होने के बाद जब से फ्लाइट में अपनी सीट पर जाकर बैठी थी, वही एकदम शांत हो चुकी थी। मुंबई, वही मुंबई, सिग्नल पर खड़ी ममता तो एकदम बलक हो चुकी थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आज उसे अभी अभी जिसे देखा वो उसकी ही बहन थी, जो करीब 6 महीनों से गायब ही हो गई थी। वो जिसे कब में बैठने वाली थी, उसके साथ खड़ी साशा। अरे यार चल जल्दी, कब से 1 घंटे से वेट कर रहे थे हम कब का, पर अब कहीं मिली है और तुम हो कि भूत की तरह खड़ी हो। हुआ क्या है? जो कब से बकबक कर रही थी, वो इस तरह एकदम ब्लैक फेस से सामने ही देख रही थी। उसके फेस शोकड एक्सप्रेशन देखकर ही, साशा यार तुझे नहीं आना तो मत आ, वो पता है नए मैनेजर कितना सुनाता है, ऊपर से आज ही कंपनी का नया बॉस भी आने वाला है। पर ये सारी बातें कहाँ ममता सुन रही थी। उसकी तो बॉडी ही डर से कांप रही थी, जैसे उसने सामने भूत ही देखा हो। वहां से बिना अपने कलीग्स की बात सुने वो अपने घर की ओर पैदल ही चलने लगी थी। उसे धक्का ही इतना लगा था कि वो क्या करे कैसे, यही उसकी सोचने समझने की मेमोरी ही शायद जा चुकी थी। वही नीली आंखें, वो फेस बिल्कुल वही जो उसकी बहन थी, पर बाल इतने लंबे कैसे। अब जाकर अपने ख्यालों से ममता बाहर आए और रुक गई, पर वो और कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक कार ने उसे टक्कर मार दी थी। वही साइड के लोग तो उसे कब से चिल्ला रहे थे साइड होने के लिए, पर वो कहाँ किसी की बात सुन पा रही थी। जब तक उसे समझ आता वो पलट पाती तब तक देर हो चुकी थी। वही उसके पीछे ही भाग रही साशा और 2 लड़कियां जोर की चिक के साथ वही ठहर गई थी। सारी भीड़ एक जगह पर जमा हो गए। वही जिस कार के सामने ममता आई थी, उसी कार के ड्राइवर ने डरते डरते कार रोकी और बाहर निकल आया था। सच में आज उसका दिन बहुत बुरा था। सुबह से उसके बॉस का मूड भी खराब था और अब ये नया ड्रामा, पीछे सीट पर बैठा शख्स पहले ही चिढ़ा हुआ था। पर इतने लोगों की भीड़ को देखकर वो भी बाहर निकलता, तभी आगे पैसेंजर सीट पर बैठा और उसके पीछे चल रही 2 सिक्योरिटीज की कार में से लोग भी बाहर आए। वही पैसेंजर सीट पर बैठा लड़का, बॉस आप रुकिए मैं देखता हूँ। वही वो लड़का रूड टोन में, पहले कहा देख रहे थे जब ये सारा ड्रामा हुआ तब, पता चला तुम्हें देखना चाहिए। ब्लडी फुल, सुबह से सबने दिमाग खराब कर रखा है, एक भी काम का नहीं है। और ये कहकर खुद भी कार का डोर ओपन कर बाहर निकल गया। वही सारे लोग उसे ही देखने लगे थे, उसके बॉडीगार्ड्स भी उसे ही कवर कर चलने लगे थे। आंखें खतरनाक किसी गर्म उबलते लावे की तरह आग बरसा रही थी। इसे कौन नहीं जानता था, ये तो था ही अपने इस रूड अंदाज के नाम से जाना जाता था, जिसे तमीज ही नहीं थी। बड़ा हो या छोटा सबको अपनी जूती के नीचे रखना बहुत पसंद था। कबीर खन्ना! एक्सक्लेमेशन मार्क। खन्ना एंटरटेनमेंट का सीईओ भी और एक फेमस एक्टर भी, जो अपने लुक की वजह से हमेशा चर्चा में रहता था। बड़ा ही क्रूअल इंसान, किसी से भी सीधी बात करनी उसकी फितरत में ही नहीं, खून में भी नहीं था। जहाँ उसकी फैमिली भी वैसी ही, उसके पापा एक पॉलिटिकल पर्सन, उनका दबदबा भी था। इनके ही पार्टनर थे सोमेश ओबरॉय, दोनों भी एक ही पार्टी के सदस्य, दोनों भी नामी फैमिली के लोग। जब कार का ड्राइवर उस लड़की की सांसें चेक कर रहा था, जब उसने देखा वो तो बेहोश होकर गिर है और बस थोड़ी सी ही चोट है, तो वो भी थोड़ा रिलैक्स हो गया। पर अपने पीछे इतनी सारी जूते की आवाज़ सुनकर उसे समझने में देर नहीं लगी वहाँ कौन आया था। उसने उठकर साइड हटकर उन लोगों को जगह दी। आगे आकर कबीर ने बस एक नज़र उस परी लड़की को और अपने ड्राइवर की ओर देखा तो ड्राइवर ने सर हिला दिया। वही कबीर अपने बॉडीगार्ड्स की ओर देखकर, इसे लेकर हॉस्पिटल चले जाना तुम लोग, और फिर पलटकर चलने लगा। भीड़ के बहुत सारे लोग उसे ऑटोग्राफ के लिए कहने लगे तो कोई सेल्फी के लिए, पर इसे निकलने भी बड़ा ही अच्छा था। खतरा, इसके आसपास जाना मतलब किसी बड़ी मुसीबत को बुलावा देना, यही होता था। आंखों में तो हमेशा गुस्सा ही भरा रहता था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही हैंडसम लगता था।
इस फिल्म इंडस्ट्रीज में उसे इसी लुक में भी बहुत पसंद करते थे, पर मजे की बात ये थी उसे हीरो के रोल में नहीं, विलन के करैक्टर में, क्योंकि उसका रियल करैक्टर भी वैसा ही था। वो सबको सेल्फी वगैरह दे तो बड़ा ही चमत्कार ही हो जाएगा। किसी दिन सच में उस दिन सूरज उल्टी दिशा में ही निकल आया वही लगेगा, पर आज सच में वही हुआ। इतने गुस्से के बाद भी उसने सबको स्माइल पास की और एक दो लोगों को ऑटोग्राफ भी दे दिया था, जिससे उसके अपने लोग ही शॉक्ड थे, क्योंकि सुबह से ही उनकी हालत खराब थी, पर ये सब एकदम अनअवेलेबल था। वही कबीर ने सबको एक बार वेव किया और कार के अंदर जाकर बैठ गया था, पर अंदर जाकर बैठते ही उसका वही अंदाज वापस आ चुका था। आगे बैठे समीर पीछे पलटकर कुछ कहता कि वो फिर से उस डरावनी आंखों को देखकर काटो तो खून नहीं, ऐसी उसकी हालत थी। उसने सर घुमाकर अपने साइड बैठे ड्राइवर की ओर देखकर कार ऑफिस की ओर घुमा दी। वही पीछे से एक रौबदार और गुस्सैल आवाज आई, वो जो भी था जो शूट कर रहा था उसे शाम तक पकड़कर अपने आउट हाउस में ले जाओ। अब समीर को समझते देर नहीं लगी, मतलब ये सब उस रिपोर्टर को देखकर हो रहा था, मतलब नाइट में सारा गुस्सा उस पर निकलने वाला है। चलो छोड़ो, हमारी तो जान छुटी। ये वही रिपोर्टर था जो कुछ दिनों से इन लोगों के पीछे ही लगा हुआ था। आज उसका पता नहीं क्या होने वाली है। वही कबीर फिर एक बार अपने लैपटॉप को खोलकर उसमें आया बाकी का काम करने लगा था। जर्मनी बेरिलियट हॉस्पिटल के रूफ पर आज ये लोग पेरिस निकलने वाले थे, पर क्यों ये बात बस जेम्स और सिकंदर को ही पता थी। अंडिस को उसकी जाने की वजह। सिकंदर अपने सारे कमोडोज को इंट्रोडक्शन दे रहा था। ये सारे लोग आज अपने नॉर्मल ही कपड़ों में थे, जो डॉक्टर जेम्स ने उन्हें वेयर करने के लिए कहा थे। उसे सब लोगों को ऐसे कोडवर्ड ड्रेस में देखकर गुस्सा आता था, और इस बार तो वो ऑफिशियल काम से नहीं, किसी काम से नहीं, अपने खुद के पर्सनल काम से जा रहा था। करीब 10 मिनट में ही जेम्स वहां आकर खड़ा हो गया था। आज उसने जो कपड़े पहने थे उसमें सच में उसका लुक देखने लायक था। काली गहरी बड़ी आंखें और भूरा बाल, वो कुछ इंडियन और थोड़ा फॉरेनर ही लगता था। आज के लुक का तो क्या ही कहना। हर बार वो ढीले ढाले कपड़ों में वो एकदम अलग ही लगता था, पर आज इस जींस और टी अंडरस्कोर शर्ट में उसकी बॉडी भी नजर आ रही थी, जो हमेशा व्हाइट कोट के अंदर छिपी हुई रहती थी। आज उसके ही बॉडीगार्ड्स और सिकंदर भी शौकत था। ये नया डॉक्टर तो बिल्कुल फिल्म हीरो की तरह डैशिंग लग रहा था। सच में उस व्हाइट कोट के पीछे भी इतना मस्कुलर बॉडी वाला डॉक्टर ही था, जिसकी बॉडी और वो आंखें चश्मे के पीछे तो बॉडी व्हाइट कोट के अंदर छिपी हुई थी। कभी भी उन लोगों को आज तक 7 सालों से थी, पर उसे इस तरह नहीं देखा था। ये पहली बार था। सिकंदर सच में प्यार में पड़ना मतलब आदमी का सारा दिमागी सिस्टम ही हिलने के बराबर था, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल उनके ही सामने था। कभी कभी इन लोगों को लगता था ये डॉक्टर तो बस नाम का ही है, वो भी दुनिया भर में, और ये क्या इसे लड़कियां पास आने से भी दिक्कत थी। अंडिस को ये सब इसका ड्रामा होगा, इसके अंदर के फंक्शन ही बिगड़ हुए थे, इसे ही कुछ भी महसूस नहीं होता होगा, तो ये ऐसे ही दिखाता है। चिपकू टाइप का, आंखों पर बड़े बड़े चश्मे, और बॉडी का तो क्या ही कहना, इसे वक्त भी कहाँ मिलता होगा ये सब करने के लिए। लोगों के केस और सर्जरी में ही इतना डूबा रहता है कि इसे पता भी नहीं होगा बॉडी होती कैसी है। यही सब सोच की तो जैसे जेम्स ने धज्जियां उड़ा दी थी। आप कहीं सबके मुंह बंद हो चुके थे। ये तो एक चमत्कार ही हो गया था। जो भी लोग कल तक ये सब दिमाग में लेकर घूमते थे उनके लिए ये शॉकड ही था। अंडिस को जो उनके फेस से ही पता चल रहा था। जेम्स ने आते ही सबकी ओर देखकर ओह नाइस ड्रेसिंग और सबको एक स्माइल पास की। डॉक्टर की बोली में भी एक मिठास थी, सबको उसका यही नेचर हमेशा से पसंद था। इतना बड़ा वर्ल्ड का डॉक्टर होने के बावजूद भी वो एकदम जेंटल था, फेस पर स्माइल जो उसकी हैंडसमनेस को और बाती थी। इतना पैसा, पावर और इतना बड़ा नाम होने के बाद भी पोलाइट होना ये बहुत रेयर बात थी, और आज के इस वर्ल्ड में तो आम सी बात थी। जिसके पास सब कुछ हो और उसे उस पर गुरूर और घमंड ना हो, ये कभी भी नहीं हो सकता था। नहीं तो लोगों के पास पैसा आने के बाद उनमें एक गुरूर और घमंड, पर शुरू से जेम्स में ये बात बिल्कुल भी नहीं थी। वो था तो बस अपने काम के प्रति एक साइको, जो एक बार अपने काम में व्यस्त हो जाए तो उसके आसपास या आजू बाजू में भी कुछ भी हो उसे कभी भी लेना देना नहीं था। सिकंदर ने स्माइल कर, सच में सर आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। आज का ये बदलाव सच में आस्था ओबरॉय की वजह से तो नहीं है ना? ये बात उसने और ही धीमी कही थी, जो बस उसे और जेम्स को ही सुनाई दी। जेम्स ने स्माइल कर गर्दन हाँ में हिला दी थी, और उसके फेस पर अपने लिए ये वर्ड भी एक लाली और शर्म लेकर आई थी। पेरिस दूसरी सुबह करीब सुबह के 7 o'clock बजे इंडिया से पेरिस फ्लाइट लेट कर चुकी थी। जो सोए हुए लोग थे सबकी नींद खुल गई।
वही आस्था के साथ आई सारी सिक्योरिटी टीम एकदम से अलर्ट हो गई थी। पूरे रास्ते एक भी बार बात किए ही आस्था बस सोकर आई थी, ना उसके कुछ खाया था ना बोला था। कल से उसने अपने मूल स्वभाव के विपरीत ही किया था सब। जो बात राकेश को हजम नहीं हो रही थी, इन दिनों उसने घर में बड़ी ही खुशी से रहा करती थी और चहचहाती आस्था ओबरॉय देखी थी, पर कल से वो इतनी सेड क्यों थी जो उसके भी समझ से परे था। ये जब शादी कर उस घर में आई थी तब भी ऐसी ही थी, कंफ्यूजिंग करैक्टर। जो हर्ष ने कहा था और उसने सुना था वो भी सोचने लगा यही सूट करता है उन्हें जो छोटे सर कहते हैं अंडरस्को। वही दूसरी तरफ राकेश यहाँ जो भी हो रहा था वहाँ की सारी अपडेट कल से फोन के जरिए इंडिया में पहुंचा रहा था। वहाँ फोन चलाना बंद था तो वो वॉशरूम का बहाना कर वहाँ जाकर फोन ऑन कर सारी इन्फॉर्मेशन दिए जा रहा था। वही उसने फ्लाइट में बोर्डिंग कर रही ईशा मेहरा और उसकी पीए को भी देखा था। वो जानता था उसे, पर ईशा नहीं जानती थी उनमें से किसी को भी। वही कल्याणी का तो जैसे दम घुट रहा था, उसकी भी ये पहली बार बैठने की बारी थी, इसलिए वो तो फ्लाइट उठते ही जोर जोर से सांसें और चिल्लाए जा रही थी। उसके बाद थोड़ी शांत हुई तो चुप बैठने का नाम कहाँ ले रही थी। ये तो बिल्कुल माइथ्री की ही ट्विन सिस्टर ही कहता, पर अपने पुनर्जन्म से वो थोड़ी सी बिल्कुल गई थी। जो गलती तब हुई थी वो अब वो कभी भी नहीं करने वाली थी। सब लोग निकलकर बाहर चले गए फ्लाइट से। बाकी के बग तो राकेश की टीम ने ही कलेक्ट कर लिए थे, तो आस्था को जरूरत ही नहीं थी किसी भी बात की परवाह करने की। सब लोग तो थे उसकी केयर और प्रोटेक्ट करने के लिए। वही नीचे उतरते ही उसके पीछे ही ईशा मेहरा भी थी जो अपने लोनक गाउन को पके चल रही थी। वही उसके ही ठीक पीछे चल रही कल्याणी के पैरों के नीचे उसके गाउन का पिछला भाग आया था। जो बात ईशा को पता ही नहीं चली, उसे लगा था उसकी ही असिस्टेंट उसके पीछे है और वो उसके पीछे देखेगी या पकड़ेगी, पर यहाँ तो कुछ कदम चलते ही वो लखा गई थी। कल्याणी के पैरों के नीचे जो उसकी ड्रेस फंस गई, यानी वो आगे पैर रखती तभी कल्याणी जल्दी से देखकर पैर हटा लिया और पलट गई। वही ईशा आगे गिरते गिरते बची थी, क्योंकि उसके सामने ही खड़ी आस्था ने उसे सहारा दिया था। पर ईशा को ये राज कहाँ आया था, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई उसे टच भी करे। वो तो उसके कपड़े देखकर ही मुंह बनाकर बोली, ये तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की। ये सुनते ही माइथ्री को तो गुस्सा आना ही था। अब एहसान करके भी सामने वाला इस लैंग्वेज में बोले तो ये सुनने वाली आस्था थोड़ी ना थी। ऐसे लोगों को सबक सिखाना तो माइथ्री की फितरत ही थी। वो अच्छी भी थी और बुरे लोगों के लिए बुरी भी। अंडरस्को उसके मासूम फेस को देखकर कोई भी जज ना करे। उसने गुस्से को काबू कर आवना देखा था और हाथ ही हटा लिए और ईशा नीचे फ्लो पर। ये देखकर बाकी सारे हंसने लगे थे। सबसे खुश तो राकेश ही था। अंडरस्को सच में यही वो लड़की है जो ऐसी ही मस्त लगती है। वही माइथ्री नीचे बैठकर गिरी ईशा के सामने पंजों पर बैठकर, क्यों मेम साहब अच्छा लगा है ना? पकने से अच्छा आप तो फ्लो पर सुंदर दिखाई रही है। ये तो बहुत पसंद आया होगा आपको, उसने स्माइल करते हुए सवाल किया। वही गुस्से से पेसले ही गिरने की वजह से ईशा को बहुत जोर की लगी थी। वो मुंह के बल जो गिरी थी, पर उसने हाथों को टेक दिया था। उसकी वजह से बॉडी पर नहीं पर हाथों पर दबाव आया था और उसमें शायद मोच आ गई थी। ना वो बोल पाए रही थी ना कुछ और। वहीं पीछे से उसकी असिस्टेंट ने आकर उसे उठाया, पर सच में उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। ईशा की असिस्टेंट, क्या तुम्हें तमीज है कि नहीं? ऐसे कोई गिरने के बाद किसी को हेल्प करते हैं या ऐसे ही तमाशा देखते रहते हुए? वही कल्याणी, अब चिके ये तू है कौन जो मेरी मैम को ये सब बोल रही है? उन्होंने तो उसे पका था गिरने से, पर इनका पकना उन्हें पसंद नहीं आया इसलिए छोड़ दिया उन्होंने। अब इसमें इनकी गलती कहाँ से? इतने महंगे कपड़े पहन कर चलना नहीं आता तो पहना भी नहीं चाहिए, कुछ ढंग का तो पहन लेती वही अच्छा लगता, और ना ये ऐसे मुंह के बल गिरती। वही साइड में खड़ी ईशा गुस्से से पागल हुए जा रही थी। पता भी है तुमने किससे पंगा लिया है? तुम लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा समझे। और एक गुस्से का एक लुक देकर निकल गई। वही खड़ी कल्याणी, हाँ देख लेगे, पहले अच्छे से चलना तो सीख ले। चलना नहीं आता तो ऐसी ड्रेस और हिल्स पहननी ही क्यों होती है? जैसे चला भी नहीं जा रहा था। वही खड़ी आस्था कल्याणी के कान पकड़कर, तुम देखकर नहीं चल सकती थी? यहाँ वहाँ क्या देखकर क्या चल रही थी? कल्याणी इधर उधर देखकर, वो मैं तो सामने ही देख रही थी, पर उसका ही ड्रेस मेरे सामने आ गई तो मैं क्या करूं? अंडरस्को वहाँ खड़े उनके ही साथ के लोग इस लड़की को देखकर ही स्माइल करने लगे थे। वही राकेश ने उन सबको इस मजाक मस्ती से बाहर निकलकर, चलो चलो हमें लेट होगा, बहुत समय हो गया है, बाहर काज हमें लेने आ चुकी होगी। तभी सारे लोग बाहर की ओर चले गए। अब आस्था का मूड अच्छा हो गया था, थोड़ी देर के लिए ही सही वो कल की बातों से बाहर निकल आई थी। मुंबई
कबीर की कार निकल जाने के बाद उसके बॉडीगार्ड्स ने ममता और उसकी कलीग्स को भी साथ लिया और हॉस्पिटल ले आए थे। ये उनके बॉस का ऑर्डर था, जो वो लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। वही उस रिपोर्टर ने ये सारी वीडियो लाइव ही कर दी थी। सारे लोग आज इसी काम की वजह से कबीर की वाहवाही कर रहे थे, जो कभी भी किसी को पूछता तक नहीं था। आज यही कबीर खन्ना इस काम की वजह से चर्चा में आ गया था। कंपनी पहुंचते ही आज के सीईओ का वेलकम बहुत अच्छे से किया। वही उसके पापा व बेटा बहुत ही अच्छा काम किया आज अपने फिल्म करियर में तो नहीं, पर एक कंपनी के चेयरमैन को ऐसा ही होना चाहिए। फिर उसके कान में पीछे कैसे भी काम करो, पर लोगों के सामने खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपकी तारीफों के पुल बांधने से थके ना। और आज इसी वजह से तुम फेमस एक अच्छे करेक्टर के साथ लोगों के सामने आओगे, जिसका हमें भी थोड़ा बेहजत मुनाफा ही होगा। और हंसने लगे। यही तो असलियत थी देवराज खन्ना की, खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग। बेटा भी उनकी तरह ही कभी कभी उसका असिस्टेंट समीर सोचता था इतना घटिया आदमी है, पर फिर भी ये लोगों को क्यों पसंद है। जब भी वो किसी फिल्म में विलन का रोल करता है उसे बहुत ही सराहा जाता है। क्यों इसका करैक्टर भी रियल में वैसा ही है। सच में लोग अंधे हैं लुक से और हैंडसम होने पर ही, मतलब फेस को देखकर भी जज करते हैं। ओबरॉय इंडस्ट्रीज, रमेश ओबरॉय सामने देखते हुए इस देवराज खन्ना ने उस बेटे को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज से बिजनेस में क्यों उतारा, इसका कुछ पता चला या नहीं अंडस्को। वही सामने बैठे सोमेश जी, नहीं पापा वो तो बस पार्टी का मेंबर है मेरे, उसके घर के मर्टर वो क्यों मुझे बताएगा। वो सिर्फ दिखाता ऐसा है कि हम बेहद ही क्लोज है, पर ये बात नहीं है। वो उसकी वाइफ का फ़ोन भी आए तो इस तरह दूर जाकर बात करता है कि जैसे हम उसकी बीवी को ही उठाकर ले जाने वाले हैं अंडस्को। वही बैठा रुद्र हंसने लगा, उसके साथ विश्वा भी और सम्राट जी भी, यहाँ सब फैमिली मेंबर ही बैठे थे। और विश्वा अंडस्को, रमेश जी तो उस कुमार का क्या किया जो तुझे उस पर शक था ना, वो यहाँ की बातें वहाँ करता है। वही सोमेश जी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ, हाँ पापा उसे ये कहकर भेज दिया कि हम थोड़े दान छुट्टी लेने वाले हैं, तो उसे भी गुआ भेज दिया है उसके पता नहीं कास के साथ मिला हुआ बै, यही पता नहीं लग पा रहा है। इस बार मैं मैल की सीट चाहता था पर नहीं कहा गया, पता नहीं क्या हुआ, किसी ने तो कुछ किया है। सम्राट जी मैंने पहले ही कहा था मत जा उस पॉलिटिक्स में, पर नहीं तुझे तो बड़ी अंडस्को। अपनी बात कहते हुए वो चुप हो गए थे। तभी बाहर से अंदर आती आहुति ओबरॉय, नहीं सम्राट ये उसका नहीं हमारा डिसीजन था कि वो पॉलिटिक्स में जाए। जब हमें दुश्मन को जड़ से उखाड़ने का रास्ता सोचना है तो ऐसा सोचो कि आप ही वहाँ के करता धरता हो। बस बिजनेस ही काफ़ी नहीं है, इसमें बहुत कुछ है जो बस हमारे ही हाथ में है। और उसमें एक ओबरॉय इंडस्ट्रीज रुद्र के हाथों में देना ये भी एक चाल का ही हिस्सा है। जैसा कि वो लोग ऐसे ही शांत हो जाए, पर उनको ये नहीं पता होगा चेयर पर बैठा जरूर रुद्र होगा, पर उसके पीछे दिमाग हमारा होगा। आंखों में एक जुनून, फेस पर तेज वाइट कॉटन की साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी, और डैशिग भी इसलिए तो आज भी वो डैशिग लेडी के नाम से जानी जाती थी, जिसका रूप देखकर ही सामने वाली की आधी कॉन्फिडेंस लेवल आधी हो जाती थी। आज भी वही शख्सियत थी आहुति ओबरॉय की अंडस्को। उनकी आवाज़ से ही उस रूम में बैठे सब लोग खड़े हो चुके थे, बस रमेश ओबरॉय को छोड़कर अंडस्को। रमेश ओबरॉय, आप यहाँ हमें बोला होता तो हम आपको साथ ही ले आते ना। आहुति ओबरॉय फेस से वो गुस्सा हटाकर एक नॉर्मल आवाज में, नहीं साहब वो हमारा भी काम था जो आपके जाने के बाद पता चला, और निकल गए। पर यही पास में आए थे तो सोचा कंपनी का भी हालचाल जान लूँ, आपको भी साथ ही ले चलूँ अपने, इसलिए हम ही आ गए आपके पास। वही खड़े सबके सब स्माइल करने लगे थे। इनका रिश्ता भी बहुत ही अलग था, प्यार तो आज भी उनकी रिस्पेक्ट और बातों से ही झलकता था। आज दोनों को साथ रहते हुए पूरे 35 साल हो चुके थे, पर आज तक उनके बेटे ने भी उनमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं देखा था। इसी बात का उन लोगों को भी आश्चर्य हुआ करता था कि इनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे थी। नहीं तो वो लोग थे जो हर बार बस थोड़े थोड़े समय में या नहीं तो हफ्ते में एक बार भी उनमें लड़ाई ना हो, ये कभी भी नहीं होता था। वही रुद्र तो बस अपने दादाजी और दादी को ही देख रहा था। उसने खुद से सोचने लगा, क्या वो आस्था भाभी उसके साथ होती तो वो भी इनकी तरह ही एक कपल होते, तो ऐसे ही होते अंडस्को, या वो अब भी कोशिश कर सकता है। कब वो अपने ख्यालों में खो गया और खुद को उनकी जगह और दादी की जगह आस्था को इमेजिन करने लगा था। मुंबई, पिछले एपिसोड में हमने देखा था ममता ने जब अंडस्को देखा तो वो बेसुध से होकर खड़ी रह गई थी और फिर ऐसे ही चल पड़ी। अंडस्को उसे खुद नहीं पता था वो जा कहाँ रही, ये भी नहीं पता था, पर जब सारी बातें याद की पर उसके बालों पर ही बात अटक गई थी। पर जब तक उसे होश आता वो कार से टक्कर खा चुकी थी। उस ट्रैफिक सिग्नल से
वो लोग उन लड़कियों को और ममता को हॉस्पिटल ले गए थे। ममता को हॉस्पिटल ले जाया गया था। ये मुंबई का सबसे बड़ा एलेक्स हॉस्पिटल था, पर इसके सारे राइट्स खन्ना फैमिली के हाथ में ही थे। यही उनको उसका ओनर भी कहे कुछ गलत नहीं था। उन लोगों ने निकलते वक्त उसके नाम से चिल्लाकर बोली उस लड़कियों को भी लेकर चले गए थे। अब हॉस्पिटल में जब ममता का इलाज चल रहा था अंडस्को वही पास में खड़ी साशा, यार अब इसका तो एड्रेस भी नहीं पता और ना घर का नंबर, हम किसे बताए। और ये हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा लग रहा है, इसके पैसे कौन पे करेगा। ये बात उन लड़कियों ने अपना सर चारों ओर घुमाकर कहा था। उस बड़े हॉस्पिटल को देखकर ही ऊंची आंखें बड़ी हो गई थी। वही पास में खड़ा बॉडीगार्ड्स उनकी बातें सुन, आपको पे करने की जरूरत नहीं है, इसकी तबीयत पूरी ठीक होने तक ये यहाँ रहा रुक सकती है। ये हॉस्पिटल हमारे बॉस के ही अंडर आता है और इस लड़की को ठीक होने और पे भी किया जाएगा। ये बातें उसने इतनी बड़ी आवाज कर कही थी कि वो सामने और आसपास लोग भी सुन सके, और उनका टारगेट भी वही था। वो सबको सुना सके। पास में छुपे रिपोर्टर ने सारी बात सुन भी ली और बाहर की ओर चला गया था। उस बॉडीगार्ड्स रंगा ने अपने आंखों से इशारे कर किसी को कुछ कहा और वही अंदर डॉक्टर की ओर चला गया। बाकी उसके साथ आए 4 लोगों में से एक आदमी बाहर चला गया था। वही साशा अपने साथ आए 2 कलीगस से, यार अंडस्को मुझे पता नहीं चलता तो शायद मैं अभी के अभी रहा से 9-2-11 हो जाती। वही दूसरी ओर, नहीं तो करा हम कहाँ से पे करते यार इतने सारे पैसों। अंडस्को और चुप हो गई। वही दूसरा बॉडीगार्ड्स हाथों में 2 पॉलीथीन बैग लेकर आया था और उसमें से अलग अलग स्मेल आई रही थी। इससे ही पता चल रहा था उसमें कुछ खाना होगा। मुंबई दूसरी तरफ ओबरॉय इंडस्ट्रीज। आहुति जी की बात सुनकर सब लोग शांत हो चुके थे। तभी बाहर से विनीत जी अंदर आकर, जो आज सुबह ही दुबई से लौटे थे, उनके साथ भी 2-4 बॉडीगार्ड्स थे जो एक ही कोडवर्ड के थे। इससे ये पहचानना मुश्किल नहीं था कि ये लोग ओबरॉय फैमिली के नहीं है। उनके सामने से लगे बोझ की वजह से वो लोग ओबरॉय फैमिली से जुड़े हुए हैं, यही साफ पता पलता था। उनको आता देखकर सब लोग खुश थे। वही विनीत जी अपने मम्मी पापा के चरण स्पर्श कर, मम्मी आप आज भी ओबरॉय इंडस्ट्रीज की भागदौड़ संभालने की हिम्मत रखती है। आपके उस बुला आवाज से ही दूर से सुनने वाला भी डर जाए। हमें नहीं लगता आपके बाद कोई होगी जो आपकी तरह ही जिम्मेदार होगी और इस ओबरॉय इंडस्ट्रीज को संभालने लायक भी। वही सबके फेस पर स्माइल थी। रमेश जी ये बात सही है, हमारी बीवी बस एक ही है, इनकी तरह और होनी नामुमकिन ही है। और खुद भी हंसने लगे थे। आहुति जी के आते ही विश्वा और रुद्र बाहर निकल गया था। दादी का आना ऐसा कभी नहीं होता था, कुछ तो ऐसा होगा जो उनको यहाँ खींचकर लाया होगा। आहुति जी बाकी 2 लोगों के जाते ही, क्या बात है विनीत, तुम कहना क्या चाहते हो, सवाल कर लिया अपने बेटे से। वही विनीत जी, मम्मी आप कभी नहीं सुधरेगी है ना। अंडस्को हमारा हालचाल जान लेती या बच्चों का, पर नहीं, आप तो सीधे काम की बात पर आ गई है। आहुति जी बेटा हाँ ये तो सही है, क्योंकि ऐसी वैसी बातें से पहले हमें एक मुद्दे की बात करना ज्यादा पसंद होती है। और उनको ही देखने लगे विनीत जी। हाँ वही तो बताने इतनी दूर से ही यहाँ आया हूँ मैं। रमेश ओबरॉय हम बोलो अंडस्को। वही चारों के कान अब उन्हीं पर थे। वो कुछ बोलती उससे पहले ही विराज, जो ओबरॉय परिवार का तीसरा बेटा था, वो ऐसे ही जल्दी जल्दी अंदर भागकर आते हुए वही बैठे सारे लोग खड़े हो चुके थे। विराज की हालत ऐसी थी कि पूरा पसीने से भीगा हुआ, जैसे कि कहीं मैल भागकर आया हुआ लग रहा था। वो आकर लखा भी गया कि सम्राट जी ने उसे उठाकर एक चेयर पर बैठे दिया था। रमेश ओबरॉय हुए क्या है वीर, तुम तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर गए थे ना, क्या हुआ है वीर। हफ्ते हुए ही अंडस्को वो लोग बोल रहे हैं वो उनकी जमीन है और अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे माँ बाप ने इस इंडस्ट्रीज से संन्यास जो लिया है, वो भी एक ऐसे हाथों में ये कंपनी दी ही कि अब वो लोग चुटकियों में सब कुछ बर्बाद कर देंगे। उन लोगों ने ये धमकी भी दी है। इतना सब बताकर वो चुप हो गए थे। आज उनके साथ ये पहली बार था। उनका घर का बेटा इतने बॉडीगार्ड्स के होते हुए भी इस हालत में घर आया था। यही बात उनको गुस्सा दिला रही थी। आहुति जी गुस्से लाल आंखों से, किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे ही यहाँ आकर हम पर ही रोब जमाने चला है। फिर अपनी आवाज में तेजी लाकर, विश्वा देखो तो ये है कौन जिसने हमारे बेटे को डराने की हिम्मत की और इस ओबरॉय अंपायर को हिलाने की बात अंडस्को की है। रमेश ओबरॉय इसमें कौन था वो। विनीत बड़े सर वो बोल रहे थे, अंडस्को कोई ठाकुर है जिसका कहना है आपने उन बहुत कुछ छीना है, तो अब बारी आपकी है। कोई समझ नहीं आ रहा वो थे कौन, आज तक हमने तो इस इंडस्ट्रीज में ही ठाकुर नाम नहीं सुना, तो ये है कौन।
ये सब लोग कहीं मिलकर तो अलग अलग साइड से आकर हमें सारी सिचुएशन में इस तरह गोल घुमाकर तो कोई और चाल चल रहे हैं। रमेश ओबरॉय और आहुति जी ने एक दूसरे को देखा। बस जैसी उनकी आंखें ही बात कर रही हो, वही सोमेश जी वो खन्ना क्या कम था जो ये भी नया दुश्मन आ टपक पड़ा है। वही आहुति ओबरॉय रमेश ओबरॉय को चेयर पर बैठाकर उनके पीछे खड़े होकर ऐसी ताकत अभी जन्म नहीं ले चुकी है जो इस ओबरॉय अंपायर से टकरा सके। फिर मिस्टीरियस स्माइल के साथ साहब एक प्लान तो रंग ले आया है। अब आगे कहाँ से शुरू करें हम। वही रमेश जी अभी नहीं, इतनी सी बात से डर गई आप अंडस्को। वही आहुति जी साहब डरे हम वो नहीं, नहीं हमारे खून में है। हम तो डराने वाले हैं, डरने वाला में से नहीं अंडस्को। और चुप हो गई उनके एक हाथ पर हाथ रखकर। आप जो भी करेंगे वो सही होगा साहब, ये हम जानते हैं और हम खुद से भी ज्यादा आप पर विश्वास करते हैं। बस हमारा प्लान अच्छे से काम करे। और चुप हो गई। वही बाकी 3 लोग खड़े बस इन 2 लोगों को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा था। इन लोगों ने इन सबसे आज तक अपने बच्चों को इतने बड़े होने के बाद भी दूर ही रखा था। सच में ये उनके ही मम्मी पापा थे जो आस्था के आने से छुप गए थे। उनकी पर्सनैलिटी ही बदल चुकी है यही सबको लग रहा था, पर नहीं अंडस्को, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग पहले भी ऐसे ही थे और आज भी वही है। मुंबई पर राज इन लोगों ने ऐसे ही नहीं किया था और ना ही लोग उनको ऐसे ही डरते थे। बस थोड़े ही दिन क्या उन्होंने रास्ता क्लियर किया तो फिर से लोग उठकर आना शुरू हो गए थे। पेरिस फ्लाइट लेट हो चुकी थी। वही अनजाने में ही आस्था की अनबन ईशा मेहरा से हो गई थी। इसमें आस्था के साथ उसकी असिस्टेंट ने भी उसको बहुत सुनाया था। देखते ही ईशा मेहरा अपनी धमकी किस तरह पूरी करेगी इन लोगों पर अंडस्को। जहां आस्था और बाकी लोग अपने बुक किए गए होटल की ओर चले गए थे, वही ईशा की तो किस्मत ही खराब, वो यहाँ आते ही हॉस्पिटल पहुंच गई थी। हॉस्पिटल जाते ही उसका चेकअप कर डॉक्टर ने हाथ को प्लास्टर होगा ये बताया था। ये सुनते ही ईशा का तो मुंह उतर गया था। अब वो 2 दिन बाद होने वाले फैशन शो में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगी या नहीं, पता नहीं क्या होगा। उसे पहली बार हर्ष ने खुद के साथ कहीं इनवाइट किया था। वो हर्ष का ध्यान बस अपने ऊपर ही करना चाहती थी। उसकी मोम ने जैसे कहा था उस तरह पहली बार तो वो प्लान भी काम कर गया था। उसके बाद उसे भी हर्ष को छोड़ने का कहा दिल कर रहा था, पर दोनों में जो अनबन हुई थी उस वजह से वो उस दिन के बाद एक बार तो मिली, पर तब भी हर्ष ने कुछ खास बात नहीं की थी। तब उसने अपनी मोम को सारी सिचुएशन बता अभी थी जिसका सारे इल्जाम उसकी मोम ने उस पर ही लगाया था। अब इस बार खुद से कुछ भी होने नहीं दे सकती थी। उसने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। उसकी मोम की बातें सुनते हुए ही वो फ्लैशबैक में जा चुकी थी। ईशा रोते हुए ही घर चली गई थी। उसे हर्ष ने बहुत ही ज्यादा बुरी तरह ट्रीट किया था, वो भी इतना सब होने के बाद भी। वही उसकी मोम वही लिविंग रूम में बैठी थी। जब उन्होंने अपनी बेटी को इस हालत में रोते हुए घर आते देखा तो वो भी उसे पूछने और देखने चली गई थी, जो उनको भी अनदेखा कर ही ऊपर अपने रूम में भाग गई थी। तभी उसकी मोम ने उसके पीछे जाकर ही उसे पूछना शुरू कर दिया था क्या हुआ उस प्लान का इशू जो हमने 2 महीने में बनाया था, पर ये क्या। ये लड़की तो रोते हुए ही घर आ चुकी थी। उनके बार बार पूछने पर वहाँ जो भी हुआ था वो सब बता दिया। वही उसकी माँ ईशानी पहले तो बहुत खुश हुई थी ये सब उनका प्लान काम कर गया, पर बाद की बात सुनते ही इंसो ने खुद उसके मुंह में चाटा मारा था। इतना अच्छा प्लान जो था वो बिगड़ गया था। पहले ही उनके पति सुबह से पता नहीं किस बात में इतने उलझ चुके थे कि वो सुबह ही फोन आने के बाद घर से चले गए कि 12 बज गए थे, अभी आए भी नहीं थे, ना उनका फोन लग रहा था। वो तो बिना नहाया ही भागे भागे घर से चले गए। जो भी कुछ हुआ अभी तक वो नहीं जानती थी और ना ही उनके पति ने वो उन्हें बताई। बेवकूफ लड़की, पता भी है क्या करके आए हो, अभी निकाल क्यों ना दिया हो। पर वो उस घर का चिराग है और रहेगा तो ना उससे कोई नाम हटा सकता है ना मिटा सकता है। उसे अपने हिस्से का मिलेगा ही, जो भी हो ये रित होती है। दादाजी का बेटे को, बेटे के बाद उनके पोते और उनके बाद अगली पीढ़ी को ये जाता ही है। और ओबरॉय का नाम इतना तो मुंबई में है, वो इतना सब कुछ हासिल तो कर ही लेगा। प्रेजेंट टाइम पर अब लग रहा है वो हर्ष के बातें पर खरी नहीं उतरेगी। उसे हर्ष ओबरॉय ने यहाँ बुलाया मतलब कुछ तो खास होगा उसके लिए, ये सोचकर ही उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। थाईलैंड, जावा आइलैंड, ब्रिलियंट हॉस्पिटल, चलो चलो जल्दी डॉक्टर। उसे फिर एक बार होश आया है। दूसरी नर्स यार वहाँ नहीं, और वही दूसरी तरफ और 2 नए पेशेंट भी आए हैं। पते गया है, वो लोग भी किसी बड़ी फैमिली के ही लगते हैं, जो अभी अभी यहाँ इमरजेंसी में एडमिट करवाया गया है शायद, और वो लोग इंडिया से है शायद। कितने सारे लोग आए हैं उनके साथ, बहुत ही रॉयल फीलिंग आती है उनके पास से।
इस बात पर आरोही जी ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया था। वो बस अपने साथ चल रहे और लोग और बाकी सबको बताते हुए उसके बाद अंडस्को डॉक्टर आरोही रेमस जाकर देखो उसे हो क्या रहा है उस पेशेंट को। फिर एक नर्स को आवाज लगाकर मोना जाकर रूही को इन्फॉर्म करो कि वो जल्द से जल्द यहाँ ऑपरेशन रूम में आने के लिए कहो। वो नर्स चेजिंग रूम से बाहर निकलकर जो कब से बस सर बाहर निकल कर ही देख रही थी, उसने सर हिलाकर चुपचाप चली गई थी। वही डॉक्टर आरोही उस रूम एंटर करने से पहले ही पलटकर अपने पीछे आ रहे पति को, विल्सन तुम भी चलो। वही रेमस तो रूम नंबर 105 चला गया था। वही डॉक्टर रूही अपने हाथों में गलबज लेकर ही चलते चलते पहनने लगी थी। उसने अपने डेड को देखकर डेडा आज हुआ क्या है, इतने सारे कॉन्सिडनेस एक साथ कैसे, ये बात मुझे समझ ही नहीं आ रही है। वही उसके डेड स्माइल कर क्या हुआ थक गई है क्या? नहीं डेड, एकदम से रूही ने विल्सन से कहा और गले लगकर वो अंडस्को। विल्सन उसकी बात बीच में ही ब्रेक कर उसके माथे पर हाथ फेरकर कहा वो लोगों को बीमारी सबको बताकर नहीं आती है रूह अंडस्को, और ना पेशेंट अंडस्को। फिर उसे साइड हटकर चलो नहीं तो मुंह डांटेगी तुम्हारी। वही ऑपरेशन रूम में बाकी लोग जो डॉक्टर थे वो उन लोगों के आने से पहले उनसे जो बनता था वो लोग कर रहे थे, पर कोई फर्क नहीं उस पर। उस पेशेंट की पल्स धीरे धीरे काम करने लगी थी और उसकी धड़कनें भी कम हो चुकी थी। वही आरोही जी ने अंदर कदम रखा था। वही डॉक्टर आने की बात पता चलते ही सब लोग साइड हो गए। वो आते ही सबकी ओर देखकर उस पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर फिर ऊपर पेशेंट की ओर मुड़ ही थी कि 4 कदम लगाकर पीछे ही हो गई। वो गिरती पर पीछे से आ रहे डॉक्टर विल्सन ने उन्हें पकड़कर आरू संभालकर ये कहा। उन्होंने आरोही जी के फेस को देखा तो वो रो रही थी, उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। वही बाहर साइड में और 2 लोग देख रहे थे, उनकी भी आंखें नम थी। वही खड़े डॉक्टर और नर्स को पता ही नहीं चल रहा था यहाँ हो क्या रहा था। ये बड़ी डॉक्टर को हुआ क्या है? आज तक इतने बड़े बड़े ऑपरेशन इन लोगों ने किए हैं, इनका ये रोज का काम था। कितने नए और बड़े बड़े पेशेंट आते थे, पर इस तरह आज तक नहीं हुआ था। ये पहली बार था। वही डॉक्टर आरोही उठकर बाहर की ओर जाते हुए इधर उधर देख रही थी। वही बाकी लोग भी उनके ही पीछे ये सब हो क्या है ये देखने के लिए आए थे। ये डॉक्टर इस तरह क्यों पेश आ रही है? वही एक नर्स जल्दी से सदस्य मेल स्टाफ को बताकर यही आने के लिए इन्फॉर्म करते हैं। पेरिस रोड पर कार अपनी डेस्टिनेशन की ओर जा रही थी। वही विंडोज से बाहर देख रही आस्था अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। वो बस रोड पर चल रही कार्स को ही देख रही थी। कितना खूबसूरत है ना सब, सच में इसलिए ही तो इसे लोग प्यार की सिटी भी कहकर कहते हैं। शायद वो विरपाट में होती तो कभी भी वो यहाँ नहीं होती, वही मैत्री रहती उसी गांव में लोगों में, पर वो अपने परिवार से तो अलग हुई ना। अपनी माँ को मनाना, उनसे लड़ाई हुई तो खाना बनाकर मनाना, ये वो बहुत ही अच्छे से करती थी। उसकी सारी दोस्त जो उसके साथ ही कॉलेज में रहती वो इसी सोच में कॉलेज के टाइम में जा पहुंची थी। फ्लैशबैक, ओह यार क्या खूबसूरत है ना ये सब, जहाँ देखो वहाँ नए नए लोग, क्या सच में ये कॉलेज है क्या? वही उसके साथ वाली वैशाली और पल्लवी, यार तुम नहीं आए हो ना यहाँ? मैत्री, था वो मैं यहाँ से ही पास के गांव में रहती हूँ। पल्लवी, ये मुंबई की रहने वाली। वो वाव यार तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है। ये तो मैत्री बचपन से सुन रही हूँ यार, कुछ और बात करो ना आप लोग। वैशाली, था यार जब हम लोग साथ में हाई स्कूल और साथ में जाते थे ना, ऐसा कोई नहीं था जो इस क्वीन को देखे। हाई स्कूल से ही इसके पीछे लटके थे। और हंसने लगी जैसे इसे कोई मजेदार बात आए हो। वही मैत्री, चिका बस कर यार, अब उस बारे में बात मत कर, बस कर अब। और उसका मुंह पकने उसके पीछे भागी उसे बंद करने के लिए अंडस्को। वो लड़की हॉस्टल में रहती थी और ये लोग बाहर से आया करते थे, पर उन लोगों में बहुत ज्यादा दोस्त हो गई थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे थे और यहाँ भी वैसा ही होने लगा था। हाई स्कूल में उसने टॉप कर यहाँ जगह मिलवाई थी। यहाँ भी उसे पूरे 1 महीने हो चुके थे और यहाँ भी वो सबकी लाडली बन गई थी। उसे खुद भी पता नहीं चलता था कब वो सामने वाले की दिल में जगह बनाकर जाती थी। सुबह घर में, अरे माँ मुझे मंदिर भी जाना है, आप सब वो प्रसाद देने वाली हो। पता है ना आज का दिन हमारा होता है वहाँ प्रसाद बांटने का, और वही लेट, हम तो वहाँ के सबसे वीआईपी लोग हैं और नामी भी। वही उसकी मम्मी सुमित्रा जी अंदर से बाहर आते हुए, ये लो। माँ अंदर से ही उसके हाथ में वो थाल पका देती है जिसमें अंडस्को। वो थैली पकड़ते हुए, पता भी है कि नहीं जो भी जाता है प्रसाद लेकर वो ही बनाता है ये सब, पर नहीं ये तो मुझे बनवाने के लिए कहकर खुद बस बांटने जा रही है। मैत्री अपनों माँ के गले से लगकर, अरे मम्मी आप भी ना, कितनी शिकायत करती हो, कितना ही टाइम लगा होगा जो आप इस तरह बात कर रही है।
अगली बार मैं बनाकर ले जाओगी, और निकल गई। वही पीछे खड़ी सुमित्रा जी स्माइल कर, ये लड़की अच्छे से अपना काम करवाना अच्छे से जानती है। वो बस आंखें बंद कर अब भी बैठी थी कि उसे कानों में एक आवाज आए और वो अपने उस सपने से भी बाहर निकल आई थी। कल्याणी मैम, आपको कितनी बार आवाज लगाई पर आप है कि सुनती ही नहीं है। वही खुद से, मायत्री, ये लोग सपने में भी अपना अतीत नहीं जीने देते हैं। ये लोग जब से इस लड़की के बॉडी में आए हूँ तब से ही जिंदगी जहनुम बन गई है। जब भी आँख खुले बस हॉस्पिटलाइज ही होती हूँ। कब जाएगा ये हॉस्पिटल नहीं पता। कौन थी ये लड़की, कौन थी, सारे सवाल अब भी बंद है। अब कैसे कहूँ मैं कहाँ से आई, मैं कौन हूँ। कहीं ये लोग मुझे पागल ही कहने ना लगे कि खुद का पता खुद पूछ रही है ये लड़की। इतने दिन से यहाँ हूँ पर टाइम ही कहाँ मिलता है जानने और किसी से पूछने के लिए। सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं, नहीं तो वो घर वाले। ऐसा लगता है इस ओबरॉय मेंशन में वो उन दो लोगों को छोड़कर कोई भी पसंद नहीं करता है उस बंदी को। जब देखो तब सबके फेस पर जैसे किसी ने खींचकर सैडल मारी हो। यही सब सोचते ही मायत्री कार से बाहर निकल गई। अब फिर वही सारे लोग उसके इर्द गिर्द ही थे। मायत्री, यार यहाँ भी इतने लोग, क्या जरूरत है इन सब की। मेरी जिंदगी पहले की तरह कब बिना धासत हो जाएगी। न किसी की रोक टोक, ना किसी से कहा जाने पर पूछना। यहाँ जहाँ देखो वहाँ मैनर्स। कल्याणी मैम आप सोच क्या रही है यार, बताओ तो। मायत्री सर हिलाकर कुछ नहीं और अंदर की ओर बढ़ रहे लोगों के पीछे ही चल पड़ी थी। और कई लोग पीछे थे जो ऐसे पेश आ रहे थे वो नॉर्मल लोगों की तरह ही एक दूसरे से बातें करते हुए। मुंबई। करीब 4 घंटे बाद ही ममता को होश आया था। तर उसने बाहर खड़े लोगों की बातें सुनकर ही ये बहाना कर आंखें बंद कर लेटी रही थी। वो सुनना चाहती थी हो क्या रहा है। वही ना ही उसने घर फोन किया और इन्फॉर्मेशन दी अपने हॉस्पिटल होने की। क्या लगता है आपको कौन से लोगों से बचाने के लिए ये सब कर रही है ओबरॉय फैमिली और बचा रही है आस्था को? क्या इसमें भी है किसी गहरे राज का अंडरस्को हाथ? बेरिलियट हॉस्पिटल में कौन है वो शख्स जिसे देखकर ही डॉक्टर आरोही इतनी पैनिक कर गई थी? पैरिस होटल अवेलेबल। होटल के सामने कार रुकते ही खड़े रहे आदमी ने गेट ओपन किया। एक के पीछे एक 3 कार्स आकर खड़ी हो चुकी थी। जो ओबरॉय परिवार के बॉडीगार्ड्स और आस्था को लेकर आया राकेश था। राकेश ने सबसे पहले उतरकर अपनी कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा इधर उधर देखा, फिर बाकी लोगों को उतरने के लिए कहा। कल्याणी आस्था की असिस्टेंट उतरते ही, वाह क्या नाम है, अवेलेबल नाइस। सच में ये लोग अवेलेबल तो रहते होगे ना। वही खड़ी वो एयरपोर्ट वाली लेडी बॉडीगार्ड्स कांचन। तुम चुप नहीं रह सकती हो क्या? उसे आंखें दिखाए शांत रहने के लिए कहा। वही कल्याणी इधर उधर देखकर मुंह बनाकर ऐसे क्या घूमती है लड़कों के कपड़े पहनकर, और क्या बोलने और स्माइल करने पर भी टोकती ही रहेगी तो क्या? उसे पसंद नहीं तो मैं क्या करूं, खुद तो किसी सड़ेले टमाटर की तरह शक्ल लेकर घूमती है और दूसरों को भी वही करने के लिए कह रही है। उसे नहीं आता तो क्या मेरी गलती है? नकच्ची कही कि वही उसे नोटिस कर रही मायत्री एकदम से खिलखिलाहट के साथ हंस पड़ी। अंडस्को उसकी हंसी से सारे लोग उसे ही देखने लगे थे। वो लंबे बाल और पहने हुए जीन्स और कुर्ता जो बेबी पिंक कलर का था उस पर बड़ा खिल रहा था। सामने से आ रहे एक ग्रुप जो अंदर की ओर ही आ रहा था। वही सेटर वाले लड़के को देखते ही उसकी हंसी एकदम से ही चली गई थी। ये क्यों मुझे देख रहा है? लग तो इंडियन नहीं, मतलब आधा इंडियन और आधा फॉरेनर। उसने आंखें फेर ली पर और एक बार उसकी ओर ही देखने लगी थी, जैसे उसे बार बार वो फेस और स्माइल अपनी ओर ही आकर्षित हो रही हो। वही सेंटर में चल रहे लड़के की ओर उसकी नजरें मिली। आस्था भी शॉक्ड होकर बस सामने लड़के को ही देखे जा रही थी जो उसे ही देख रहा था। आस्था, ये है कौन? ऐसे क्यों टक्कर पुकार देख रहा है? नजरें तो देखो किसी और की तरह। टर मुझे क्या हो रहा है? ये उसके देखने से मेरे पेट में क्यों तितलियां उड़ने लगी है? अखियां मिलाओ कभी, अखियां चुराओ, तूने क्या जादू से ये मुझे ही देख रहा है? जो मुझे देखकर स्माइल कर रहा है वही उसका दिल भी किसी बुलेट ट्रेन की तरह धक धक कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। ऐसे क्यों लग रहा है इसे कहीं देखा हुआ है। पर कहा, वो एकटक देखते हुए ही उसे भी देख रही थी, पर उसकी शक्ल और ड्रेसिंग चेंज होने की वजह से या पूरा का पूरा लुक चेंज होने से आंखों से चश्मे हटने के बाद वो बिल्कुल अलग रहा था। उसे खुद पता नहीं चल पा रहा था वो चाहती क्या है, देखिया जाए। यहाँ सोचते ही वो पलट कर देखती फिर आगे। ये तो उसने लगभग ऊपर जाते हुए 2 से 3 बार किया था। अखियां मिलाई कभी, अखियां चुराए, तूने किया क्या जादू? अखियां मिलाए कभी, अखियां चुराए, तूने किया क्या जादू? दिल घबराए कभी, कभी दिल तड़प जाए, नहीं मेरा मेरे दिल पे काबू।
उसे ये भी नहीं पता चला कब वो ऐसे ही ये भी सोचने लगी, यार कहीं सबकी लव लाइफ सेट करते करते खुद के लिए भी तो सेट नहीं करने लगी मैं। और एक बार सबके आंखें जाने के बाद उसने पलटकर सर बाहर कर देखते हुए ही सोचने लगी अंडरस्को। पर वही जेम्स ने भी 2 कदम पीछे लिए और एक आंख ब्लिंक की तो आस्था हड़बड़ाहट में आगे की ओर भाग गई। हाय सच में एक्सीडेंट में जान क्या गई, पूरी बॉडी ही बदल गई। वो छोड़ ही दो, पूरा करैक्टर ही बदलावा दिया। अब तो ये दिल दिमाग बदले, इसमें कौन सी खराबी है। वही उसी ग्रुप से अंडरस्को जेम्स के फेस की स्माइल जाने से ना रही और बाकी के और वो 2 ग्रुप जो अभी अभी इस लग्जरियस होटल में एंटर किया था, वो लोग भी शौकत थे। साथ में चल रहा सिकंदर सर, कहीं वो मिस आपको भूल तो नहीं गई है ना। वही वो भी शौकत था। सच में सर का दिमाग ही हिल गया है जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कई लोगों ने देखा ना द फेमस डॉक्टर जेम्स एम्स इस तरह की हरकत की है तो नहीं पता उसकी मैगजीन कितनी पॉपुलर हो जाएगी। जेम्स स्माइल कर, नहीं वो तो देख रही थी मैं हूँ कौन। वही खड़ा रॉकस डॉक्टर, वो आपको इस लुक में पहचान नहीं पाई होगी इसलिए ही तो बार बार पलट कर जाते हुए भी देख रही थी। दूसरी तरफ बकडोर से हर्ष ओबरॉय की एंट्री सेम टाइम हुई थी। उसे ये समझ ही नहीं आया ये कंफ्यूजिंग करैक्टर बार बार किसे पलटकर देख रहे थी। और पहले तो स्माइल थी उस फेस पर, फिर शक होना और बाद में कहीं ऐसे भाव जैसे वो कुछ सोच रही हो अंडरस्को। वो लोग और आगे आकर देख पाते उससे पहले ही वो लोग लिफ्ट लेकर चले गए थे। यहाँ खड़ा अरबाज सर, हम यही क्यों रुके हैं? कहीं उस राकेश के चमचे ने देख लिया तो वो बता देगा बड़े सर को। हर्ष उसकी ओर घूरते हुए, मैं अपने कम से आया हूँ, उसके नहीं, वैसे भी हमारी कंपनी का बरौन भी यही उतारना है और आगे होने वाली मोडो भी। फिर अरबाज से, वो ईशा मेहरा आई है कि नहीं पता करो, वो कहाँ रह गई है। और रही बात हमें कोई देखे तो देखने दो, हम यही तो चाहते हैं, कोई क्या सब हमें देखे। और स्माइल कर वही अपने कार्ड से रूम में एंटर कर गया था। वही आस्था रूम में जाते ही ये कौन था जो बार बार देख रहा था, उसकी आंखें कहीं तो देखी थी यार अंडरस्को। पर कहाँ सब लोग अपने अपने रूम में एंटर कर गए थे। वही सिकंदर सर जेम्स जो अपने रूम में जा रहा था, उससे ही आप सच में सामने वाले रूम में रहेंगे, पर वो हमें कल मीटिंग के लिए जाना है तो हम। जेम्स उसकी बातों को अवॉइड कर, अंडरस्को मत करो, मैं यही जिस काम के लिए आया हूँ वही करना चाहता हम। फिर उसकी ओर पलटकर, ये सब डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कैसे की तुमने? फिर खुद ही उसके सवाल का उत्तर देते हुए, मैं बेवकूफ़ हूँ, वो सारे डिटेक्टिव को तो हमने ही हायर किया था तो वो लोग सारी इन्फॉर्मेशन देते ही होंगे। और खुद ही स्माइल करने लगा। वही सिकंदर का मुंह तो ऐसा था, सच में क्या यही है वो वर्ल्ड फेमस डॉक्टर जेम्स जो बस अपने आप में ही रहना पसंद करता था? स्माइल तो उसके फेस एक बस दिखावे की या ऐसी ही आती थी, पर आज वो दिल खोलकर बातें भी कर रहा था। और स्माइल भी उसका ये नया रूप, मतलब कैसा? इतनी सारी नई आते, वो भी एक ही झलक में और 1 महीने में। सर्जरी होशिया और कुछ भी, फिर भी ये करीब 1 आवर वहाँ बिता था जहाँ आस्था की सारी तस्वीरें उसने रखी थी। बिल्कुल पागल आदमी की तरह, कोई इतना भी डिस्टर्ब हो सकता है क्या बस एक ही बार में? यहाँ तक कि वो आगे क्या करने वाली है और क्या नहीं, ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर इनके पास है कैसे? वही वो हर्ष ओबरॉय को तो भर भर के गालियां दे रहा था, जिसे अपनी बीवी की केयर करना भी नहीं आता है, जो करीब 4 महीने से उसके साथ उसके ही घर में रहती है, पर दोनों की साथ में आज तक तस्वीर नहीं है। थोड़ी और न्यूज तो आई थी पर बाद में वो भी डिलीट कर दी गई थी। इस होटल में पूरे 30 फ्लावर थे, जिनमें बहुत सारे मॉडल हीरोइन जो इस फैशन वीक में भाग लेने आई थी उनके लिए ही यहाँ बुकिंग की गई थी। यहाँ से पास के हॉल में ही वो सब इंतजाम किया गया था। यहाँ डॉक्टर जेम्स को बुकिंग करना इतना आसान था कि उनके एक फ़ोन पर ही यहाँ उनको जो चाहे वो रूम दिया गया था। यहाँ आने पर भी उन लोगों ने रूम सेलेक्ट नहीं किया था जब तक आगे की इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिली थी। जब वो लोग उनके पहले अपने रूम में गए तब जाकर कहीं एकदम आस्था के बाजू वाला रूम डॉक्टर जेम्स ने लिया था। सिकंदर क्या आदमी है, इतने दिनों में कभी अपने आसपास किसी लड़की को आने तक नहीं दिया और आज खुद किसी लड़की का पिछला कर यहाँ तक आ गए हैं। ये तो छोड़ो, चोरों की तरह उनका पीछा कर उनके ही बाजू वाली रूम भी ले ली है। सच में इतना आगे भी निकल गए कि हमें तो लगा था इनको लड़की पटाने के लिए कहीं कोई ट्यूशन लेनी पड़ेगी, पर ये तो हमारी सोच से परे है। उससे भी 4 कदम आगे, जो इंसान हमेशा बुक्स में ही सर रखकर काम करता रहा, जिसके फेस पर कभी कोई इमोशंस नहीं थे, आज तो वही सबसे ज़्यादा इमोशनल हमने उस दिन देखा जब उस मिस की सर्जरी हुई थी। जो सर्जरी कर वो ऐसे बाहर निकलते जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर उस दिन वो खुद रो रहे थे।
जाते हुए भी उन्हें देखकर उनके माथे पर वो प्यार भरी किस कर चले गए। नहीं तो एक बार पेशेंट सर्जरी के बाद वो दूसरी बार उस पेशेंट को देखते तक नहीं थे। ना जरूरत होती थी, पर लोग जो कहते हैं वो सही होता है। प्यार होना ये भी बड़ी सुहानी चीज है, इसमें इंसान क्या से क्या हो जाए जो उसे भी नहीं पता चलता। आंखों में आंसू ना दिखे इसलिए चलाए चश्मे के पीछे आंसू मैंने देखे हैं। ये वही आदमी था उस लड़की के लिए रोया था। 20 फ्लोर पर वही कमरे के अंदर आते ही कहीं डरते हुए और शर्माते हुए आस्था ने बिस्तर पर ही छलांग लगाई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये था कौन। उसे मुंह तोड़ना चाहिए था। क्या यहाँ विदेश में लोग ऐसे करते हैं? किसी को भी ओह कहाँ आकर फंस गई मैं। कहीं ये वो उस आस्था का कोई तो नहीं डर, उसकी तो शादी हो चुकी थी तो वो क्यों किसी को। हे भगवान मेरे ही पीछे क्या करूँ ने पहले का ही ये सब थोड़ा रायता फैला हुआ है कि और एक आ गया। पहले ही इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। फिर खुद को ही रिलैक्स कर कम डाउन यार, माई3 आस्था बनकर नहीं माई3 बनकर सोच। फिर खुद से ही लगता है उस आस्था का दिमाग कम चलता था जो अपने पति को भी नहीं संभाल पाई। शादी के बाद भी घूमता है लड़कियों के साथ। फिर एक बार खुद से मैं क्यों अपना खून जला रही हूँ। जाने दो, जो भी करो मुझे अपने करियर पर फोकस करना होगा। इस बार तो जाने दो, दूसरी बार उसने ये सब किया ना तो बस उसकी हड्डी पसली ना तोड़ी, मेरा नाम भी माई3 महाजन नहीं। कोट और आंखें बंद की अंडस्को। उसने 2 मिनट आंखें बंद ही की थी कि अंडस्को क्या बंद आंखों से ही वो अंडस्को और उठकर बैठते हुए क्या शोकड होकर वो डॉक्टर था खूबसूरत। फिर खुद के ही सर पर मारकर पागल लड़की हैडसम अंडस्को बोल। उसने तुझे पहचाना पर वो तो थाईलैंड का था ना, यहाँ कैसे? कहीं मेरा पीछा करते तो नहीं आया है ना? क्या इसने मेरे कोई बॉडी पार्ट्स तो नहीं निकालने मुश्किल गया यहाँ तक? अंडस्को नहीं सब कह रहे थे बड़ा डॉक्टर है, पर आज तो कयामत लग रहा था यार। अंडस्को इस लुक में भी उसमें भी कम नहीं लग रहा था, पर आज क्या है ऐसा कि इतना रेडी होकर आया है। अंडस्को एक बार देखे तो बस देखता ही जाए। अंडस्को कटी हुई बियर्ड, भूरी आंखें, काले बाल, क्या हाइट है यार अंडस्को। वो हर्ष ओबरॉय क्या ही चेज है उसके सामने। सच में मुझे मौका मिलाना तो बस इसे ही अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। इतने बड़े डॉक्टर से मुलाकात बस इन लोगों की वजह से ही हुई है। पर इस अवेलेबल होटल रात में सबने डिनर तो बस अपने ही रूम में किया था। सब लोग थके हुए ही थे। आज पूरे दिन का जो भी था वो सब डेटा राकेश ने सेव कर दिया था। वही दूसरी तरफ जेम्स को कहाँ नींद आने वाली थी, वो तो बस और एक नज़र उस नीली आंखों वालों को देखना चाहता था। उसकी नज़रें वो बार बार देखना, फिर उस हड़बड़ाहट के साथ भाग जाना, इससे उसे कहाँ नींद आने वाली थी। उस आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। क्या उसका भी वही हाल होगा? क्या वो मेरा इशारा समझ गई होगी या कुछ और ही समझ लिया होगा? नहीं पता। उस दिन वो सर्जरी और दूसरे काम नहीं होते तो शायद मेरी भी प्यार की रेल पट पर चल पड़ी होती। इतनी क्यूट और इनोसेंट लड़की से कौन एटरोकट नहीं होगा, जिसकी बातें इतनी मीठी और सुरीली है कि कौन में एक मधुर संगीत का ही आभास होता है। वही दूसरे रूम के अंदर आस्था इधर उधर होकर फोन उठाकर दादी की कॉल कर दी। थोड़ी देर बाद की और बिस्तर पर लेट गई, पर से रहकर वही दिख रहा था जो होटल के अंदर ते हुआ था। यही सोचते उसे कब नींद लगी वो भी नहीं जानती। सुबह के 5 बज गए थे, पर जेम्स की आंखें खुली हुई ही थी। 10 ऊपर सिली को तारते हुए ही उसने सुबह का इंतजार किया था। क्या करना है, प्लान कैसे बनाए, यहाँ तक तो आ गया। कहीं इस बार भी उस दिन की तरह नहीं हो जाए, किसी का फोन ये और वो चला जाए। नहीं, ये नहीं होगा। उसने सिकंदर को कॉल की और अपने रूम में बुला लिया था उसे। फोन देखते ही जो सिकंदर नींद में था वो क्या हुआ है इन्हें रात में भी 2 बजे तक दिमाग खाया इस आदमी ने, और अभी भी क्या इसे नींद नहीं आई है रात भर? क्या ये उल्लू की तरह तो नहीं जग रही था? खुद भी नहीं जाएगा और मुझे भी नहीं, ये तो पहले ही ठीक था ना। किसी के तरफ देखता था, बस अपनी लब और किताबें, इसके चक्कर में कहा क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर का बॉडीगार्ड्स और एक एजेंट भी, पर इस आदमी ने हालत तो किसी अंडस्को मामूली आदमी की तरह कर दी और उठकर अपना शर्ट पहनकर बाहर की ओर चला गया। अपने रूम का डोर लॉक कर वो जेम्स के रूम के बाहर खड़ा रहकर बस हाथ लगाते कि डोर ओपन हो चुका था। वही सिकंदर, वही शोकड होकर वाह यार अंडस्को, सर तो बड़े फास्ट हो गए हैं अब अंडस्को। उसने हाथों में पहनी घड़ी में देखा 5:30 हो चुके थे। अब उसे नहीं पता था ये आदमी पूछने या बताने वाला क्या था। थोड़ी देर बाद सुबह करीब 6 बजे थे। अंडस्को जेम्स तो कब से अंदर बाहर निकलकर रूम को ही देख रहा था, ये लड़की अभी तक उठी या नहीं, पर पूरा 1.5 घंटा हो चुका था पर कहीं नामोनिशान नहीं था।
वही थोड़ी देर बाद उसने एक रूम सर्विस वाली को अंदर जाते देखा, तब लगा ये लड़की उठी है पर बाहर नहीं आ रही है। चलो पहले स्विमिंग पूल में जाकर थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, इस सिकंदर ने कहा था। ये लड़कियों को देखना बहुत पसंद होता है, शायद देख ही ले। होटल के अंदर और बाहर भी माहौल बहुत ही अच्छा था। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर आस्था बाल बना रही थी। उसकी नज़रें ऐसे ही बकयार्ड में स्विमिंग पूल पर पड़ी और वो बस देखती ही रही। करीब 5 मिनट बाद उसने वो फेस देखा। ओह गॉड, ये डॉक्टर है। उसको जैसे जोर का झटका लगा था। इतनी अट्रैक्टिव बॉडी, इसे कब इतना वक्त मिलता होगा। पर उस दिन तो इतनी बॉडी कहाँ थी, बस लग रहा था फेस ही चॉकलेट हीरो की तरह है, जिसे बॉडी शादी तो है ही नहीं। पर ये तो बवाल ही हो गया है। डॉक्टर की ऐसी बॉडी, फिर खुद से कल इसने मुझे आंख मारी, कुछ तो है। वाह, और ये कहकर खुद ही उछल पड़ी। उसने खुद को मिरर में देखते हुए ही कहा, चलो हम अगर सच में उसको अपना बॉयफ्रेंड ही बना ले तो। उद्धरण चिन्ह। क्या धांसू आइडिया है यार, पहले ही सोचा था पर वो डॉक्टर उस दिन के बाद मिला ही नहीं। चलो इस बार मौका है तो क्यों छोड़े। चल चल माइथ्री हो जा शुरू। कोलोजे सबके लिए करती थी, इस बार खुद के लिए कर। देखा ना, पिछली बार तो तू कवारी मर गई। ये कहते हुए उसके फेस पर मायूसी थी, पर अगले ही पल फेस के सारे भाव ही बदल गए थे। इस बार नहीं, तू अभी से हो जा शुरू। लड़के पटाना तो तेरे बाएं हाथ का खेल है। इस बार मत छोड़ ये मौका कहीं, और एक बार मर गई ना तो प्यार व्यार सब चला जाएगा। करियर करियर करते करते तू तो मर गई, पर तेरा ना करियर पूरा हुआ और इसी करियर के चक्कर में हमेशा लड़कों से ही दूर भागती थी। अब छोड़ करियर तो तू कर ही रही है, आज वही करने यहाँ आए है। लगता है इस बार भगवान भी चाहते हैं तू दोनों काम भी एक साथ करे, उसके साथ ही लव लाइफ को भी सेट कर ले। मुंह बनाकर, वैसे भी वो कहाँ तेरा पति है, वो तो उस आस्था का पति है। और तू कौन है पता है ना, मैं अंडस्को। पर पीछे देखती ही आगे के वर्ड उसने मुंह में ही दबा लिए थे। वही उसके पीछे खड़ी कल्याणी, जो कब से खुद से ही मिरर में देखकर बात कर रही लड़की को ही देख रही थी। वो हाय गुड मॉर्निंग मैम स्माइल। वो आप बिजी थी तो आपको सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैं खुद अंदर आ गई। पर ये बताइए आप यहाँ से क्या देख रही थी, कभी मिरर में तो कभी उधर तो कभी वहाँ, क्या है। वो आगे आकर देखती है तो एक हैंडसम सा लड़का पूल से बाहर निकल रहा था। कल्याणी जोर से चिल्लाकर, ओह गॉड मैम क्या बो अंडस्को। माइथ्री उसके मुंह पर हाथ रखकर, ये चुप कर अंडस्को, कितनी चिल्लाती हो यार, थोड़ी तो चुप रहो। कल्याणी, हम अंडस्को हम पर। आस्था कहा उसके मुंह से हाथ हटाने वाली थी। आस्था इतनी क्यों। वही वो लड़की, मैम सच में ऐसे चोरी चुपकर लड़कों को देखती हो, कितनी बुरी बात है। वही आस्था उसके मुंह को पकड़कर, बस करो, मुझे बस इतना बताओ ये डॉक्टर कैसा है। वही कल्याणी, कौन सा डॉक्टर। आस्था, यार वो जो पुल में तैर रहा है ना, वो डॉक्टर है। पर तू ये पूछना छोड़, पहले ये बता, ये बॉयफ्रेंड वाला पिस या पति वाला पिस है। कल्याणी मुंह खोले अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर खुद के ही मन में, क्या ये किसी केक के पास की बात कर रही है या कपड़ों के पास के बारे में। सच में इस दिमाग में इतना कचरा भरा है। मासूम फेस पर दिमाग में देखो क्या करे भरा है इतने ऐसे थॉट्स। सच में अंडस्को, ये ओब्रॉय फैमिली की ही बेटी है, वो भी प्रतिष्ठित परिवार की। अंडस्को, कौन कहेगा इसकी बातें सुनकर। वही आस्था, क्या हुआ, तुम्हारा तो दाल नहीं आया है ना उस पर, बोलो अंडस्को। अब और एक झटका कल्याणी को लगा था। ओहो मैम, आप ये क्या बोल रही है, इतनी उटपटाक बातें। मेरे घर वाले खुद की पंसद से शादी की ना, तो वहां से उठाकर गंगा में ही डाल देने हैं। ब्लॉग, कितनी बेशर्म लड़की है, लड़कों को देखने जाती है या काम करने। ना बाबा, ये रिस्क कौन ले। अंडस्को, आपको ही मुबारक आपका पीस। अब तो आस्था को हंसी आ गई उसकी वो क्यूट हरकतें और फेस देखकर ही। सच में ऐसे भी लोग होते हैं इतने इनोसेंट। सच में अंडस्को, बड़ी प्यारी है उसकी ये असिस्टेंट। फिर कुछ सोचकर अंडस्को वही देखकर जहां अब भी जेम्स तैर रहा था, पर मैम आपको ये फोरनेर ही क्यों पसंद आए हैं। पर सर पर बाल देखकर नहीं लगता वो फोरनेर है, पर आंखें और कलर बिल्कुल वैसा ही है। बट अच्छा है, आप ना इसे पति वाला पिस बनाने के लिए ही रख लो, बहुत अच्छा होगा। वही स्थान को पति सुनकर हर्ष की याद आ गई और उसका फास्ट ही बिगड़ गया था। पर कल्याणी कहा, चुप रहती अंडस्को, उसकी बातें शुरू ही थी। अंडस्को, वही आप भी तो नीली आंखों वाली हो, जो आपको भी कोई भी बाहर का ही समझेगा, इंडियन नहीं। अंडस्को, अब आस्था को हंसी आ गई थी। इन दोनों को जेम्स ने देखा था, दो लड़कियां उसे देख रही थी। उसे तो और भी अच्छा लगा था। वही साइड छुपा सिकंदर सर पर हाथ मारकर, सच में सर पागल हो गए हैं प्यार में। अंडस्को, अब नहीं लगता ये किसी की सर्जरी करेंगे।
लगता है कई दिनों बाद इनकी सर्जरी के लिए ही दूसरे डॉक्टर लाना होगा। ये किसी काम के नहीं रहे, जो कभी सिर्फ अपने बॉडीगार्ड्स के सामने भी टॉवल लपेट कर नहीं आया था, वो आज खुलेआम लड़कियों को बॉडी दिखाने के लिए लगातार स्विमिंग कर रहा है। इन्हें इतनी देर तक तैरने की आदत नहीं है, कहीं अपनी बॉडी दिखाने के चक्कर में बीमार ना हो जाए। वही सिकंदर ने कई सारी फोटोज लेकर रेमस को भेज दी। वही रेमस के फ़ोन की सेटिंग्स ऐसी थी, फैमिली ग्रुप में वो अपने आप ही सेट हो जाती थी। फैमिली ग्रुप में वो सब चली गई थी, अब तो किसी ने भी नहीं देखा क्योंकि वहाँ भी इमरजेंसी थी, इसलिए किसी को वक्त था ही नहीं। थाईलैंड आइलैंड पर माहौल एकदम गर्म था। वही बाकी लोग तो उस पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे थे। वही रेस्ट रूम में आरोही जी और उनके सामने दो लोग आंखें नीचे कर खड़े थे, वो भी किसी गुनहगार की तरह। साइड खड़ी रूही भी शोकड होकर कभी अपने पेरेंट्स तो कभी उन अनजान लोगों को ही देख रही थी। वही रेमस बाकी टीम के साथ उस पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा था, पर उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जिस पेशेंट को लाया गया था उनकी टाला बहुत ही खराब थी। लोग दिखाई तो बहुत हाई क्लास लग रहे थे, पर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं ये लोग। वही अपनी मोम का इस तरह लगदाना कुछ तो है। वो जल्दी से ये काम खत्म कर अपनी फैमिली के पास जाना चाहता था, पर इस पेशेंट की ये रिपोर्ट देखकर तो वो हैरान था। इतना सब कुछ एक साथ कैसे? लगता है इन लोगों ने या इस लेटी पेशेंट ने खुद की केयर बिल्कुल भी नहीं की थी, इसलिए आज इतनी हालत गंभीर हो गई थी। मुंबई खन्ना इंडस्ट्रीज। कबीर चेयर पर बैठा अभी आए लोगों की बातें गौर से सुन रहा था। केबिन में लगभग 5 लोग मौजूद थे, जो एक के बाद एक सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर बता रहे थे। ओबरॉय मेंशन। सब लोग ओबरॉय इंडस्ट्रीज से सीधे घर आ गए थे। वही तीनों बेटों को पता नहीं चल पा रहा था इन दो लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। उनके फेस की वो मिस्टीरियस स्माइल और आंखें देखकर तो यही लग रहा था, ये लोग कुछ तो बहुत बड़ा करने वाले हैं, पर क्या? सबकी समझ से परे था। इतना सब होने के बाद साथ रहना मतलब आने वाले तूफान की पहले की ये शादी थी, जिसे बाद में कोई भी रोक नहीं सकता था। रमेश ओबरॉय और आहुति जी बहुत दिनों बाद ये लोग घर आए थे, जहां उनके जाते ही सब अपने अपने मन की करने लगे थे। नौकर तो ये देखकर ही कंफ्यूज भी हो चुके थे, ये लोग सच में कितने रंग बदलने वाले गिरगिट की तरह है। आहुति जी और रमेश जी के आने के बाद सब कुछ पहले की तरह ही हो गया था, और दोनों के आने के बाद घर का माहौल शांत लग रहा था। सब लोग रात के डिनर के लिए टेबल पर बैठे थे, पर दादी की नज़रें सब पर थी। यहाँ उनके लोगों की कहाँ कमी थी? जब भी वो वहाँ नहीं होती, उनके पास ओबरॉय मेंशन में हो रही हर बात की खबर चली ही जाती थी। आज भी वही था, उनके पास वो सब बातें जा चुकी थी जब वो वहाँ नहीं थी, पर फिर भी वो चुप ही रही। पहले इन्हें नहीं, बाकी दूसरों को देखकर लगता था ऐसी भी हमारी भी फैमिली होनी चाहिए थी जब भी वो किसी बड़े फैमिली को देखती, पर आज का यहाँ का माहौल देखकर उनका ये सपना चूर होता नजर आया। अंडस्को ये लोग हमेशा ऐसी रहेगी तो फैमिली को कैसे एक साथ रख पाएगी? औरतें ही तो अपने घर का बांध कर रखती है, पर यहाँ तो वो एक दूसरे को काटने को दोती है। यही वो सोचने लगी थी। ये लोग भी कुछ कम नहीं थी, एक दूसरे को नीचे घसीट कर लाना तो इनकी आदत थी। आहुति जी को कभी अंडस्को पता नहीं थी ये बातें, क्योंकि वो अकेली ही थी उस फैमिली का हिस्सा, और अकेली भी अंडस्को पर वो किसी के साथ के लिए तरस गई थी, पर उन्हें अकेले ही सब कुछ देखना पड़ा था। अपनी माँ बाप की वो अकेली बेटी, और यहाँ भी ससुराल में अकेली बहू, पर उन्होंने सारे काम अपने पति के साथ उनके कंधों से कंधा लगाकर किया था। दोनों भी चाहते थे उनकी तरह उनके बेटे अकेले ना रहे हैं, पर आज सबको इस तरह देखकर उनको लगता है शायद अकेला होना ही अच्छा होता। रिश्तों की डोर भी उसी तरह होती है, हम एक और ही चलेंगे तो वो एक तरफ से हाथों से निकल जाएगा। मेरा दीदी जो घर की किचन संभालती है वो, बड़ी मैम क्या आप पराठा लेगी? अंडस्को क्या? दादी ने आंखें बड़ी कर पूछा। कहा है पराठा, ये किसने बनाया है? ऐसे कई सारे सवाल दादी करने लगी और उस पराठे का एक टुकड़ा लेकर मुंह में डाल लिया था। उनको यह बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। जब पहली बार माइत्री ने बनाया था थोड़ी खुशी तो हुई थी, ये तो उन्हें बहुत पसंद आया था। बनाया किसने, ये सवाल उन्होंने किया। जो बनाने वाली थी वो तो यहाँ नहीं है थी। मेरा खुशी से अंडस्को दादी, मैंने वो छोटी बहू को कॉल किया था तो उन्होंने फ़ोन कर बताया और मैंने उनसे रेसिपी पूछकर ही बना दिया और अब आपके सामने है। पर दादाजी मीरा की ओर देखकर, नहीं, मेरा वो बहू नहीं बेटी है इस घर की, हमने तो वो रिश्ता ही खत्म कर दिया है। अब अंडस्को जिसके लिए लाए थे वो ही नहीं समझ रहा तो कैसी बहू?
उसे जब तक ये रियलाइज होगा तब तक वो तो बहुत दूर जा चुकी होगी। दादी ने उनकी आधी बात रूधे गले से कही और टेबल से उठकर चली गई। वही बैठी रोमा जी, अपने आप को अंडरस्को समझती क्या हो? ये अभी बताने की क्या जरूरत थी? देखो मम्मी जी बिना खाना खाए ही निकल गई ना, वो मेरा पर ही बरस पड़ी थी। रमेश जी बस करो बहू ये झूठी शान से, अच्छा आप लोग भी कुछ अच्छा सीखो। ये वहाँ बैठी सब बहुत के लिए टोनट था और खुद भी उठकर साइड से निकल गए अपने रूम की ओर। अंडरस्को उनको पता था उनकी बीवी वो तो इमोशनल होकर गई है यहाँ से, इसलिए ऐसी ही निकल गई। ये खुद को किसी के भी सामने कमजोर नहीं दिखाना चाहती।